गुड मॉर्निंग दोस्तों। बच्चों, आज फिर से आपका इनक्रेडिबल आश्रम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है सभी का। और आज हम फिर से अपनी इनकम टैक्स की जो क्लास है उसको आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी और कोटा यूनिवर्सिटी दोनों में इनकम टैक्स का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस किया था। और मैंने आपको इनकम टैक्स की कुछ बातें बताई थी जिसमें हमने इनकम टैक्स की हिस्ट्री को भी डिस्कस किया था। बेटा, आज हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ा और सितंबर 1961 में लोकसभा ने उसको पास कर दिया। अब आज हम कुछ मिलती जुलती जो इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड बातें हैं उनको समझते हैं और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो बेटा देखो, पहली बात तो हमारे सामने ये आती है इनकम टैक्स एक्ट 1961 यानी आयकर अधिनियम 1961। यह आयकर अधिनियम 1961 जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, इसकी पूरी हिस्ट्री को समझा था और हमने देखा था कि सितंबर 1961 में लोकसभा ने इसको पास कर दिया था। अब ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है ये हमारे भारत देश में 1 अप्रैल 1962 से प्रभावी माना गया है। यानी कि 1 अप्रैल 1962 से ये हमारे भारत देश में प्रभावी हुआ है। दूसरी बात, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है वो 1 अप्रैल 1962 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ है। इसके अलावा हम बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो कुल धाराएं हैं वो कुल धाराएं इसमें 298 यानी कि 298 है। जबकि अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियां बेटा इसमें जो है वो टोटल 14 है, यानी कि 14 अनुसूचियां और 298 धाराएं इस इनकम टैक्स एक्ट 1961 में है, जो कि 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ था और संपूर्ण भारत देश में ये प्रभावी है। इसी से मिलता जुलता एक और हमारे सामने आता है, वो आता है आयकर नियम यानी इनकम टैक्स रूल्स, आयकर नियम 1962। ये समझने वाली बात है आपको। इनकम टैक्स एक्ट जो है वो हमारा 1961 है, लेकिन आयकर नियम 1962 है। और आयकर नियम 1962 क्या बताते हैं? तो आयकर नियम 1962 बेटा जो है वो हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है उसके लिए सप्लीमेंट का काम करते हैं, यानी इसके अनुपूरक है। कहने का मतलब है इस एक्ट में जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ती है हमें संशोधन की तो वो आयकर नियम 1962 के प्रावधानों के अनुसार कर लिए जाते हैं। तीसरे जो बात हमारे सामने आती है वो आती है वित्त अधिनियम। इस वित्त अधिनियम के बारे में हमने पिछली क्लासेज में भी डिस्कस किया था। ये जो वित्त अधिनियम होता है ये वार्षिक होता है। किस तरीके से होता है? वार्षिक, यानी कि हर वर्ष हमारे भारत देश के जो वित्त मंत्री होते हैं उस वित्त मंत्री के द्वारा फरवरी माह के अंत में, सामान्यतः फरवरी माह के अंत में वित्त अधिनियम पारित किया जाता है, जिसको हम बजट के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंतर्गत आयकर की विभिन्न दरें जो उस वर्ष विशेष से संबंधित होंगी, जो कि इनकम टैक्स के लिए अप्लाई होगी, उन सबका डिस्क्लोजर इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये 3 हमारी मिलती जुलती बातें हैं जिनका हमको ध्यान रखना है। आयकर अधिनियम 1961 जो कि इसकी महत्वपूर्ण बातें हमको ध्यान रखनी है कि 1 अप्रैल 1962 से प्रभावी हुआ है। ये संपूर्ण भारत देश में लागू होता है और इसमें कुल 298 धाराएं और 14 अनुसूचियां हैं। इसके बाद में आयकर नियम 1962 जो कि आयकर अधिनियम 1961 का क्या है? सप्लीमेंट है, यानी कि अनुपूरक है। मतलब इसमें जो भी कोई कमियां हैं उनकी पूर्ति, उनमें संशोधन इस आयकर नियम 1962 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। और एक है हमारा वित्त अधिनियम जो कि हर वर्ष वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, जिसमें कर की जो दरें होती है उनका उल्लेख कर लिया जाता है। अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं और
इनकम टैक्स एक्ट की जो महत्वपूर्ण शब्दावली है, जिनको लेकर के हमको डिस्कशन करना है, उनके बारे में समझते हैं। तो देखिए, इनकम टैक्स एक्ट में सबसे पहले सेक्शन 224 की हम बात करें, धारा 224। तो धारा 224 में आय का वर्गीकरण किया गया है। आय यानी कि इनकम के बारे में बताया गया है, क्योंकि बेटा इनकम टैक्स किसके ऊपर लगेगा? हमारा इनकम के ऊपर लगेगा। तो यहाँ पर इनकम के बारे में बातें हमको बताई गई है, उन बातों को हम सरल शब्दों में समझते हैं। तो देखिए बेटा, वैसे तो आज तक जो हमारा कर जांच आयोग है, कर जांच आयोग है, यानी कि जो हमारा टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन है, वो भी आय का स्पष्ट वर्गीकरण नहीं दे पाया है। यानी कि आय क्या चीज है, इनकम क्या है, इसके बारे में आज तक कोई स्पष्ट बातें हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। लेकिन यहाँ पर इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जिन बातों को आय की श्रेणी में रखा गया है, उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के जो प्रावधान हैं, उनके अनुसार कोई भी प्राप्ति जो करदाता को होती है, उसको आय माना गया है। और उसके ऊपर कर के निर्धारण हेतु जो भी हमारे प्रावधान इस इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अलग अलग इनकम से रिलेटेड जो बताए गए हैं, वो लागू सारे हो जाते हैं। अब सिंपल एग्जांपल्स के बेस पर हम बात करें, तो जैसे मान लीजिए हमने कोई बिजनेस किया, उस बिजनेस से हमको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, तो वो लाभ भी हमारा इनकम की श्रेणी में काउंट किया जाएगा। अगर हमने मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, तो उस कंपनी के शेयर्स पर हमको जो डिविडेंड मिलता है, जो लाभांश मिलता है, उस लाभांश को भी इनकम की श्रेणी में रखा जाता है। ये एक अलग बात है कि भारतीय कंपनियों से मिलने वाला जो लाभांश होता है, वो हमारा कर मुक्त होता है, यानी कि टैक्स फ्री होता है। तो इस तरह की कई सारी बातें हैं जो टैक्स फ्री होती है और टैक्सेबल होती है। तो कौन कौन सी इनकम हमारी टैक्सेबल है और कौन कौन सी इनकम हमारी टैक्स फ्री है, ये अपने आप में एक अलग मुद्दा है, जिसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमको ये समझना है कि कोई इनकम है या नहीं। तो इनकम है या नहीं, ये एक अलग बात है जिसको हम समझ रहे हैं। यहाँ तक कि अगर मान लीजिए हमने किसी से कोई शर्त लगाई, उस शर्त को हम जीत जाते हैं, तो उसमें अगर हमको कोई प्राप्ति होती है, तो वो भी हमारी इनकम मानी जाएगी। हम किसी के यहाँ काम करते हैं, वहाँ से हमको सैलरी मिलती है, या सैलरी के स्थान पर कोई अनुलाभ मिलते हैं, परक्यूजिट्स की हमको प्राप्ति होती है, तो वो भी हमारी इनकम माने जाते हैं। हमको कोई डीए यानी कि कोई भी अलाउंसेज, डीए हो, चाहे हमारा सिटी कंपनसेटरी अलाउंस हो, XYZ कोई सा भी अलाउंस अगर हमको प्राप्त होता है, तो वो भी हमारी इनकम की श्रेणी में शामिल कर लिया जाता है। एक प्रॉपर्टी को बेचने पर हमको जो गेन होता है, जिसको हम कैपिटल गेन मानते हैं, अगर उसकी प्राप्ति हुई है, तो वो भी हमारी इनकम मानी जाती है। कोई प्रॉपर्टी को हमने लेट आउट किया, किराए पर दिया, किराए से हमको किराए की इनकम हुई, किराए की प्राप्ति हुई, तो वो भी हमारी इनकम मानी जाएगी। इसके अलावा हम बात करें, अगर हमने बैंक में हमारे पैसे को डिपॉजिट किया हुआ है, वहाँ से हमको इंटरेस्ट की प्राप्ति होती है, चाहे वो सेविंग बैंक अकाउंट पर हो, चाहे वो फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, जहाँ भी हमको कुछ भी प्राप्त होता है, तो वो हमारी इनकम की श्रेणी में शामिल कर लिया जाता है। तो सामान्य भाषा में अगर हम बात करें, तो जो कुछ भी प्राप्ति करदाता को होती है, वो सभी आय की श्रेणी में रख ली जाती है, जिनका वर्गीकरण 5 हेड के अंतर्गत किया जाता है, जिनको हम अभी थोड़ी देर बाद में डिस्कस भी करेंगे। अब आयकर के प्रावधानों के अनुसार जो आय है, उसकी स्पष्ट परिभाषा कोई वर्णित नहीं है, लेकिन कुछ मापदंड यहाँ पर बनाए गए हैं, और उन मापदंडों के आधार पर, उस मापदंडों के आधार पर हम इस बात का निर्धारण करते हैं कि कोई भी जो प्राप्ति है, वो प्राप्ति इनकम मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। तो आइए बच्चों, अब हम समझते हैं उन मापदंडों के बारे में और देखते हैं कि किन किन मापदंडों के आधार पर यह निश्चय किया जाता है कि कोई इनकम हमारी इनकम की कैटेगरी में शामिल की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो मापदंड है आय का, तो पहला मापदंड है आय मुद्रा में या मुद्रा तुल्य होनी चाहिए।
यानी कोई भी जो प्राप्ति है वो मुद्रा में या मुद्रा तुल्य होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि किसी भी इनकम को, किसी भी रिसीट को, किसी भी प्राप्ति को हम इनकम तब कहेंगे जब वो इनकम मुद्रा में प्राप्त हो हमको, मनी में प्राप्त हो हमको, या मनी तुल्य हो। कहने का मतलब है कि ऐसी किसी भी रूप में हमको प्राप्त हो जिसका मुद्रा में मापांकन किया जा सके, मनी मेजरमेंट किया जा सके। यानी कोई भी वस्तु के रूप में भी अगर आपको कोई प्राप्ति होती है तो वो भी आपको इनकम के रूप में मान ली जाएगी यदि उसका मुद्रा के तुल्य मापांकन किया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम बात करें कि हमारा जो एम्प्लॉयर है, हमारा जो नियोक्ता है, यदि वो हमको रहने के लिए फ्री ऑफ रेंट मकान देता है और उस मकान की सुविधा का हम लाभ उठाते हैं, तो उस सुविधा का मूल्यांकन यदि मुद्रा में किया जा सकता है, मनी में उसका मेजरमेंट किया सकता है, तो वो सुविधा जिसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जा सकता है, वो सुविधा भी हमारे लिए क्या मानी जाएगी? इनकम मानी जाएगी। आइए अब हम अगले पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। दूसरा, हमारा आय का साधन निश्चित होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब होता है कि ये इनकम के मापदंडों में से एक है कि भाई हमको जो इनकम प्राप्त हुई है वो इनकम किस जगह से प्राप्त हुई है, क्या उसका हमारा सोर्स है, वो भी बात निश्चित होनी चाहिए। क्योंकि यदि किसी भी प्राप्ति का अगर साधन निश्चित नहीं है तो सामान्यतः उसको आय की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। अगली बात बताएगी कि भाई कोई प्राप्ति आय है या नहीं, यह उसी समय निश्चित हो जाता है जब वह प्राप्त होती है। यानी कि अगर किसी पेमेंट की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमको प्राप्त होती है, पहली किस्त हमको प्राप्त होती है और उस किस्त को हमने इनकम के रूप में प्राप्त किया है, इनकम माना है, तो उसके बाद की जितनी भी किस्तें हमको प्राप्त होंगी वो सभी किस्तें क्या मान ली जाएगी? आय की श्रेणी में शामिल कर ली जाएगी। एक बात और हमको यह समझनी चाहिए कि पहले 2014-15 से पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए हमने कोई स्थायी संपत्ति है और उस स्थायी संपत्ति को बेचने का अनुबंध किया और उसके लिए हमने उस एग्रीमेंट में कुछ एडवांस राशि प्राप्त की, पेशगी के रूप में हमने कुछ पैसा प्राप्त किया। तो 14-15 से पहले ये प्रावधान था कि यदि बाद में वो अनुबंध भंग हो जाता है तो वो पेशगी जो राशि हमको प्राप्त होती थी उसको इनकम नहीं माना जाता था। लेकिन 14-15 में गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस में संशोधन किया और ये माना कि जिस समय उसकी पहली किस्त प्राप्त हुई थी तब वो इनकम का रूप था, इसलिए उसको क्या माना जाएगा? इनकम माना जाएगा। अगला पॉइंट है कि आय बाहर से प्राप्त होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कोई भी प्राप्ति अगर हमको होती है तो वो अगर बाहर से हुई है तो उसको इनकम की श्रेणी में रखा जाएगा। अब बाहर से होने का मतलब क्या है? तो जैसे हम इसको इस एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास कोई बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ जाती है। तो मार्केट वैल्यू बढ़ने से उसका मूल्य वृद्धि तो हो गई, मेरे को एक तरीके से फायदा हो गया, लेकिन जब तक मैं उस बिल्डिंग को बेचूंगा नहीं तब तक वो इनकम मेरे को वास्तव में प्राप्त नहीं हो सकती। वो केवल मूल्य में वृद्धि है, उसको इनकम नहीं माना जाएगा। इसलिए ये मापदंड बनाया गया कि भाई कोई भी व्यक्ति अपने आप से इनकम प्राप्त नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति अपने आप से आय प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी प्राप्ति के आय होने के लिए उसका बाहर से प्राप्त होना जरूरी माना गया है। दूसरी बात, आय में नियमितता होना आवश्यक नहीं है। यानी कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि किसी भी चीज में अगर रेगुलरिटी है, वो अगर एक निश्चित टाइम इंटरवल में हमको प्राप्त हो रही है तो ही हम उसको इनकम माने। जैसे नॉर्मली हम बात करें सैलरी वगैरह होती है जो कि हमको हर मंथली मिलती है, या फिर किसी भी रूप में हम बात करें कि कोई प्राप्ति हमको हर सप्ताह होती है, हर 15 दिन में होती है, या डेली बेसिस पे होती है, तो वो तो इनकम है ही है। साथ ही साथ कभी कभार क्रिएट होने वाली जो रिसीट्स हैं, जो प्राप्तियां हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनको भी क्या माना जाता है? इनकम माना जाता है। जैसे लॉटरी में हमने पैसा इन्वेस्ट किया, लॉटरी हमारी खुल जाती है तो हमको वो इनकम मिलती है। वो एक बार मिली या 2 बार मिली, उसमें रेगुलरिटी होना जरूरी नहीं है। स्पेकुलेशन, सट्टे से हमको कोई आय होती है तो वो भी हमको कभी कभार होती है। इसलिए इनकम के लिए रेगुलरिटी का होना कंपलसरी नहीं माना गया है। अगली बात हमारी आती है कि इनकम जो है वो चाहे कानूनी हो चाहे गैर कानूनी हो, लीगल हो चाहे इलीगल हो, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रावधानों के अनुसार कानूनी और गैर कानूनी दोनों इनकम को
इनकम माना गया है। यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कानूनी और गैर कानूनी जो प्राप्तियां हैं उनमें कोई फर्क नहीं माना गया है, दोनों को आयकर के निर्धारण के उद्देश्य से समान माना गया है। अगली बात है कि व्यय से छुटकारे को आय नहीं मानते। अब आप समझेंगे कि सर व्यय से छुटकारे को आय नहीं मानते, इसका मतलब जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि मान लीजिए मैं किसी संस्था में काम करता हूं और उस संस्था से मुझे सैलरी मिलनी है और मैं ये कह देता हूं कि भाई मुझे आपकी सैलरी नहीं चाहिए, मैंने अपनी सैलरी को छोड़ दिया, तो जो खर्चा संस्था जब मुझे सैलरी पे करती तब जो वो खर्चा संस्था को होता वो खर्चा संस्था को होने से बच गया। यानी कि उस संस्था को, सामने वाले बंदे को, जो मेरा एम्प्लॉयर है, उसको वैसे क्या मिल गई, छूट मिल गई, तो ये छूट उसके लिए इनकम की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, यानी कि वो उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी। अगला पॉइंट बताया गया है कि संभावित आय को आय नहीं मानते। जैसे अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था बिल्डिंग का। एक और बात करें हम, जैसे मान लीजिए हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है और उस स्टॉक की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, तो संभावना है कि हम उस स्टॉक को जब भी कभी बेचेंगे तो जितनी कीमतें उसकी बढ़ गई है उतना लाभ हमको होना है, ये संभावित है। लेकिन जब तक हम उसको वास्तव में सेल नहीं कर देते तब तक हमको इनकम प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए जो संभावित इनकम है उसको इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 224 में इनकम की श्रेणी में नहीं माना जाता है। अगली बात कि विवादास्पद आय पर भी कर लगाया जाता है। विवादास्पद आय का मतलब होता है कि कोई इनकम ऐसी है जिसको लेकर के 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में विवाद चल रहा है कि भाई ये इनकम मेरी होनी है या ये इनकम उसकी होनी है। समझ में आई बात? जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, हम देखते हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में कई बार ऐसा होता है कि कोई पारिवारिक मकान है पुराना, उस मकान को लेकर के बात आ जाती है, 2 भाई होते हैं, उनके बीच में आपस में विवाद उत्पन्न हो जाता है। एक भाई कहता है कि इस मकान के ऊपर अधिकार मेरा है, दूसरा कहता है इसके ऊपर अधिकार मेरा है, और उन दोनों के बीच का जो विवाद होता है वो न्यायालय में यानी कि कोर्ट में डिस्कशन होता है, लेकिन अभी तक न्यायालय के द्वारा निर्णय नहीं दिया गया है कि वो मकान किसका माना जाए। तो ऐसी स्थिति में उस मकान से होने वाली जो आय है उस आय के ऊपर भी कर लगाया जाएगा। लेकिन फिर मुद्दा यह आता है कि सर अभी तक इस बात का क्लियर नहीं हुआ कि वो मकान किसका है, और जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक हमारे सामने ये भी एक समस्या उत्पन्न रहेगी कि जब तक ये ही पता नहीं हमको कि वो मकान किसका है तब तक हम ये किस आधार पर माने कि उस मकान से होने वाली इनकम किसकी है और किस व्यक्ति को उसके ऊपर टैक्स देना होगा। तो बेटा इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई भी विवादास्पद इनकम है, कोई भी डिस्प्यूटेड इनकम है, तो उस इनकम के ऊपर कर उस व्यक्ति को देना होगा जिस व्यक्ति ने उस इनकम को प्राप्त किया है, भले ही बाद में वो व्यक्ति उस इनकम का वास्तविक मालिक हो या ना हो, लेकिन उस समय उसी व्यक्ति को उसके ऊपर टैक्स देना होगा जिसने उस इनकम को प्राप्त किया है। जैसे यदि उस मकान से किराए की इनकम प्राप्त होती है तो किराए की इनकम को जो व्यक्ति प्राप्त करता है उसी को उसके ऊपर क्या देना होगा, टैक्स देना होगा। अगला प्रोविजन हमारा जो आता है वो आता है कि व्यक्तिगत उपहार आय नहीं माने जाते। यानी कि जैसे कि शादी ब्याह के अवसर होते हैं, जन्मदिन के अवसर होते हैं, मान लीजिए हमारे कोई मित्र किसी दोस्त का हैप्पी बर्थडे है और उसके हैप्पी बर्थडे में हम पहुंच गए, वहां पर हमने उसको कुछ गिफ्ट भेंट की, कुछ उपहार दिया, तो वो उपहार उस व्यक्ति की प्राप्ति है जो कि उसे नगद राशि के रूप में या किसी वस्तु के रूप में प्राप्त होगी। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में उसको, उस गिफ्ट को, उस उपहार को इनकम नहीं माना गया है। हालांकि इसमें एक बात और बता दूं मैं आपको कि कुछ विशेष कैटेगरीज हैं हमारी जिनमें उपहार को भी इनकम की श्रेणी में रखा गया है, जिसको हम आगे आने वाले टॉपिक्स में डीपली डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमको यही समझना है कि व्यक्तिगत स्तर पर जो भी उपहार दिए जाते हैं उनको इनकम की श्रेणी में नहीं माना जाता है। अगला, आय का प्रयोग आय मानी जाती है जबकि आय का मोड़ आय नहीं मानी जाती। इस मुद्दे को भी आपको समझना है क्योंकि हम यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनको भी साथ में लेकर के चल रहे हैं। तो बेटा इस बात को लेकर भी जो 1 नंबर वाले हमारे क्वेश्चन बनते हैं उनमें
में भी कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाता है। यहाँ दो बातें हमारे सामने आती है, एक तो आता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम, एप्लीकेशन ऑफ इनकम, और दूसरा है डाइवर्जन, डाइवर्जन ऑफ इनकम, यानी आय का उपयोग, आय का उपयोग, और दूसरा है बेटा हमारा आय का मोड़, आय का मोड़। ये दो शब्दावली है, इनको हमको ध्यान रखना है। देखो एप्लीकेशन ऑफ इनकम यानी कि आय का जो उपयोग है उसको तो हम इनकम मानते हैं, लेकिन आय के मोड़ को इनकम नहीं माना जाता। अब इनकम माने या नहीं ये बात अलग हो जाती है। पहले हमारे ये तो समझ में आए कि एप्लीकेशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है और डाइवर्जन ऑफ इनकम का मतलब क्या है। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मेरे को अपने एम्प्लॉयर से सैलरी मिलती है कितनी, 10,000 रुपीज पर मंथ, 10,000 रुपये वार्षिक मेरे को सैलरी मिलती है। अब इस सैलरी में से मेरा जो नियोक्ता है वो नियोक्ता क्या करता है, इस सैलरी में से मान लेते हैं कि 500 रुपये वो प्रोविडेंट फंड के लिए काट लेता है, मान लेते हैं कि 1,000 रुपये वो LIC प्रीमियम के लिए काट लेता है, मान लेते हैं कि वो 2,000 रुपये मैंने कोई लोन ले रखा है या कोई बिल्डिंग वगैरह खरीद रखी है तो उस लोन के इंस्टॉलमेंट के रूप में काट लेते हैं। और इस प्रकार से 3,500 रुपये काट करके मेरा नियोक्ता मेरे को कितने रुपए देता है, 6,500 रुपये देता है। कितने रुपए देता है, 6,500 रुपये। तो यहाँ पर मेरे को नगद प्राप्ति कितने की हुई, 6,500 रुपये की। लेकिन जो ये कटौतियां की गई है, 500 रुपये का प्रोविडेंट फंड, 1,000 रुपये का LIC प्रीमियम, 2,000 रुपये का लोन की इंस्टॉलमेंट या कुछ भी, तो ये जो कटौतियां हैं इनको भी इस प्राप्ति में शामिल किया जाएगा। और इनकम टैक्स के लिए जो इनकम मानी जाएगी वो 6,500 रुपये न मान करके कितनी मानी जाएगी, 10,000 रुपये मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी, क्योंकि बेटा ये जो कटौतियां की गई है ये कटौतियां मेरी आय का उपयोग है। यदि नियोक्ता मेरी कटौती नहीं करता तब भी मुझे ये पेमेंट करने पड़ते। यानी कि हम इस आधार पर इसको बोल सकते हैं कि ये जो कटौतियां की गई है ये मेरी स्वेच्छा से की गई है, मेरी परमिशन से की गई है। तो जब किसी इनकम का एक भाग हम किसी दूसरे व्यक्ति को भुगतान करते हैं और वो भुगतान हमारी स्वेच्छा से होता है तो उसको बोला जाएगा आय का उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ इनकम। और इसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम को इनकम का पार्ट माना जाता है, इनकम में शामिल किया जाता है। लेकिन हम एक और एग्जांपल लेते हैं इस बात को समझने के लिए कि मान लीजिए मेरे साथ में मेरा एक मित्र राम, हम दोनों ने मिलकर के जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर्स खरीदने बेचने का कारोबार स्टार्ट किया और उस कारोबार के दौरान हमको लेन देन हुए तो कुछ प्राप्तियां हुई। अब उसमें पहले मेरा नाम था तो मेरे नाम होने की वजह से मुझे मान लेते हैं कि 2,000 रुपये की प्राप्ति होती है, 2,000 रुपये की मुझे प्राप्ति हुई। अब ये जो 2,000 रुपये की इनकम है ये मेरी अकेले की नहीं है, क्योंकि मेरा मित्र, मेरा दोस्त जो राम है वो भी मेरे साथ इस कारोबार में शामिल है। इसलिए मुझे इस प्राप्ति में से एक निश्चित हिस्सा जो कि हमारे द्वारा पूर्व निर्धारित होगा, जो कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बराबर बराबर माने, तो यहाँ पर मुझे इस 2,000 रुपये में से 1,000 रुपये किसको देने पड़ेंगे, राम को देने पड़ेंगे। ये एक तरीके से मेरी मजबूरी है, इस इनकम को प्राप्त करने के लिए इतना हिस्सा मुझे पे करना ही पड़ेगा। तो ये जो 1,000 रुपये है इसको कहा जाएगा डाइवर्जन ऑफ इनकम, यानी कि आय का मोड़। और ऐसी दशा में मेरी जो प्राप्ति है वो प्राप्ति तो 2,000 रुपये की है, लेकिन मेरी जो इनकम मानी जाएगी तो बेटा वो इनकम कितनी मानी जाएगी, केवल 1,000 रुपये मानी जाएगी। क्योंकि इस 2,000 रुपये में से 1,000 रुपये मेरे मित्र को जो कि मेरे कारोबार में मेरे साथ है उसको देना जरूरी है। अपन इन दोनों बातों को इस आधार पर भी समझ सकते हैं कि देखिए इसमें शब्द आया है डाइवर्जन, यानी कि मोड़। जैसे हम किसी रास्ते पे चल रहे हैं, आपने देखा भी होगा रास्ते पे होर्डिंग्स वगैरह लगे होते हैं, वहां लिखा होता है कि आगे बहुत ही खतरनाक मोड़ है, कृपया धीरे चले। अब आप देखो कि अगर हम चल रहे हैं और रास्ते में चल करके अगर सामने कोई मोड़ आ जाता है और हमको आगे बढ़ना है तो हमको हर कंडीशन में उस मोड़ पर मुड़ना ही पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी हो जाती है एक तरीके से। तो इसी तथ्य के साथ में हम इसको याद रख लें कि आय का मोड़ मतलब उसका भुगतान करना हमारे लिए कंपलसरी है, तो ऐसी दशा में उसको इनकम नहीं माना जाएगा।
लेकिन एप्लीकेशन ऑफ इनकम, आय का उपयोग हम कर रहे हैं, हमारी स्वेच्छा से जो प्राप्ति है उसका एक भाग काम में आ रहा है, तो उसको इनकम का भाग माना जाता है और उसको इनकम में शामिल किया जाएगा। अगला जो मापदंड है हमारा, तो वो आता है कि आय प्राप्ति का अधिकार मिलते ही वो प्राप्ति हमारे क्या हो जाती है, इनकम मान ली जाती है। आय प्राप्ति का अधिकार, इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए बेटा, हम किसी संस्था में काम करते हैं और उस संस्था में हम मान लेते हैं कि हमको हर मंथ के एंड में सैलरी हमारी ड्यू हो जाती है। अब इस समय लॉकडाउन पीरियड स्टार्ट हो गया, कोरोना की वजह से व्यवस्थाएं हमारी अव्यवस्थित हो गई, तो हम मान लेते हैं कि फरवरी 2020 और मार्च 2020, क्योंकि हमारा जो वर्ष है वो मार्च में खत्म हो जाता है, इन दोनों महीने का जो पेमेंट है वो मान लेते हैं हम कि हमको अप्रैल 2020 का जो एंड है उसमें हमको इनकी इनकम प्राप्त हुई। प्राप्त हमको इनकम कहाँ हो रही है, अप्रैल में, और अप्रैल स्टार्ट होकर हमारा अगला ईयर स्टार्ट हो जाता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें कि फरवरी 2020 और मार्च 2020 की जो इनकम है हमारी, वो इनकम ड्यू कब हो गई थी, देय कब हो गई थी, फरवरी 20 और मार्च 20 में हमारी वो ड्यू हो चुकी थी। तो जब कोई इनकम हमारी क्रिएट हो गई, जब उसको प्राप्त करने का अधिकार हमको मिल गया, तभी वो कर योग्य मान ली जाएगी। यानी कि इन दोनों महीने की जो सैलरी है उसके ऊपर टैक्स पिछला जो असेसमेंट ईयर है हमारा 19-20 उसी के आधार पर लगाया जाएगा, न कि अगले वर्ष में, चाहे वो प्राप्त हमको कभी भी हो। तो ये मापदंड हमको ये बताता है कि जैसे हमको किसी इनकम को प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है, उसी दिन वो इनकम हमारे लिए टैक्सेबल मान ली जाती है। अगली बात हमारी आती है पिन मनी, यानी कि पिन धनराशि। अब देखो, ये पिन धनराशि को लेकर भी कोटा यूनिवर्सिटी में 1 नंबर वाले क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं, तो इसको भी हमको ध्यान रखना है कि पिन धनराशि का मतलब क्या है। तो देखिए, जो कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति ने अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने घर के खर्चों को चलाने के लिए अपने पत्नी को कुछ पैसा दिया कि भाई अपने परिवार की जो आवश्यकताएं हैं उनको वो पूरा करे, और वो श्रीमती जी क्या करती है, वो श्रीमती जी अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड का प्रयोग करती है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड का प्रयोग करके, जैसे मान लेते हैं कि पति ने 2000 रुपये अपनी पत्नी को घर खर्च के लिए दिए, और उसने अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए इस तरीके से अपने घर के खर्चों को मेंटेन किया कि सारी आवश्यकताएं भी पूरी हो गई, और उसने इस 2000 रुपये में से 300 रुपये बचा भी लिए। 300 रुपये की क्या कर ली, उसने बचत कर ली। तो ये जो 300 रुपये घर खर्च की राशि में से बचाए गए हैं, ये बचाई गई राशि कहलाती है आपकी पिन मनी, यानी कि पिन धनराशि। और ये जो पिन मनी है इसको टैक्स फ्री माना गया है। क्या माना गया है, टैक्स फ्री। क्यों माना गया है, उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि ये 300 रुपये किसका भाग है, इस 2000 रुपये का भाग है, और ये 2000 रुपये किससे मिले थे, पति से मिले थे। पति को जो ओवरऑल इनकम हुई होगी, उस ओवरऑल इनकम में हमने ये 2000 रुपये शामिल कर लिए होंगे, तो वहां पर इसके ऊपर टैक्स लग गया होगा, और ये 300 रुपये इसी का पार्ट है। इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इसको क्या माना गया है, टैक्स फ्री माना गया। अगली बात आती है हमारी कि धर्मादा, गौशाला आदि के संबंध में प्राप्तियां। आपने बेटा कई बार मार्केट में हम जाते हैं तो देखा होगा कि बहुत सारे दुकानदार जो हैं वो अपने काउंटर पर एक बॉक्स रखते हैं, उस बॉक्स पर गौशाला वगैरह के लिए दान का ऑप्शन होता है, और जिसमें कई बार वो आपको मोटिवेट भी करते हैं कि भैया इसमें जो पैसा कलेक्ट होता है वो हम गौशाला में गाय जो होती है उनको चारा वगैरह खिलाने के लिए यूज करते हैं, उनकी व्यवस्थाओं के लिए यूज करते हैं, तो वहाँ वो हमको मोटिवेट करते हैं उसमें कुछ दान करने के लिए। या कई बार ऐसा होता है कि दुकानदार एक प्रतिबंध भी लगा देते हैं कि भाई आप हमसे जितना भी माल परचेज करोगे उसके एक निश्चित % आपको गौशाला के लिए दान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर उस दुकानदार को गौशाला या धर्मादा के लिए जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, चैरिटी के रूप में जो कुछ प्राप्त हुआ है, तो वो उस दुकानदार के लिए, बिजनेस के लिए इनकम नहीं मानी जाती है, उसको आय नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारी सेक्शन 224 में जो आय के बारे में बताया गया था वो सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस की। अब आगे हम बात करते हैं, अगली जो शब्दावली है हमारी इसकी वो है सेक्शन 231 के अकॉर्डिंग।
और सेक्शन 231 में जो बातें बताई गई है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है उन बातों को समझना, क्योंकि इनकम टैक्स के जितने भी प्रैक्टिकल पोर्शन है हमारा वो मैक्सिमम इन बातों पर डिपेंड रहेगा। तो सेक्शन 231 जो है हमारा, उसमें जो शब्दावली बताई गई है वो बताई गई किसके बारे में? पर्सन के बारे में, यानी कि व्यक्ति के बारे में। व्यक्ति क्या होता है, तो इस धारा में हमको समझना है कि व्यक्ति क्या होता है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो व्यक्ति बताए गए हैं बेटा वो 7 कैटेगरी के बताए गए हैं, 7 प्रकार के बताए गए हैं। सबसे पहला जो है वो है हमारा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति। अब आप कहोगे कि सर इंडिविजुअल नहीं व्यक्ति में किसको रखेंगे हम? तो जितने भी बेटा प्राकृतिक व्यक्ति है, जितने भी प्राकृतिक व्यक्ति है, राम श्याम सीता रीता गीता जो भी है, चाहे वो वयस्क हो चाहे वो अवयस्क हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, उन सबको क्या माना जाता है? व्यष्टि माना जाता है। और उन सब की इनकम के ऊपर व्यष्टि करदाता के रूप में टैक्स लगाया जाता है। यानी कि हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, राम श्याम सीता रीता गोलू XYZ, ठीक है। दूसरा जो पर्सन से बताया गया है वो बताया गया बेटा HUF, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUF संयुक्त हिंदू परिवार, संयुक्त हिंदू परिवार, संयुक्त हिंदू परिवार यानी कि HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब देखिए इसमें जो शब्द आया है वो आया है हिंदू परिवार, यानी कि ये जो व्यापार का जो फॉर्म है, जो प्रारूप है, वो केवल हिंदू परिवार के लिए ही माना गया है। मुस्लिम परिवार को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन एक विशेष बात हमको ये याद रखनी है कि जो हिंदू लॉ है, उस हिंदू लॉ के अनुसार उसके जो प्रावधान है उनको ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये माना गया है कि हिंदू के साथ साथ सिख, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले जो परिवार है वो भी हिंदू परिवार में शामिल किए जाते हैं। उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि जो बौद्ध लोग होते हैं, जैन धर्म के लोग हैं या सिख लोग हैं, उनके रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, पाठ पूजा करने के जो तरीके हैं वो अधिकतम हिंदू लोगों से, हिंदू धर्म से मिलते जुलते हैं। इस वजह से हिंदू परिवार के अंतर्गत हम हिंदू धर्म को मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले और सिख धर्म को मानने वाले जो परिवार है उनको शामिल करते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर इन चारों धर्मों से कोई परिवार कोई कारोबार करता है तो उसको संयुक्त हिंदू परिवार के रूप में उस परिवार की आय के ऊपर क्या लगाया जाता है? टैक्स लगाया जाता है। यानी कि सेक्शन 231 में उसे क्या माना गया है? अपने आप में एक पर्सन माना गया है, एक व्यक्ति माना गया है। थर्ड नंबर पर जो हमारा पर्सन आता है वो आता है एक कंपनी, यानी कि जो कंपनी होती है उस कंपनी को भी क्या माना गया है? व्यक्ति माना गया है। और वैसे भी देखो बेटा, जब हम कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, परिभाषा पढ़ते हैं, तो उसमें भी आता है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। तो कंपनी को वहां भी व्यक्ति माना गया है और इनकम टैक्स के पर्पज से, टैक्स लगाने के उद्देश्य से ही कंपनी को क्या माना गया है? व्यक्ति माना गया है। यानी कि कंपनी के द्वारा टोटल जितने भी प्रॉफिट्स कमाए जाते हैं, जो उसकी अर्निंग होती है, उनके ऊपर उस कंपनी को, उस बिजनेस फॉर्मेट को एक व्यक्ति के रूप में टैक्स देना होता है। चौथे नंबर पर हम बात करें तो यहाँ पर पर्सन के लिए शामिल किया गया किसको? फर्म को। फर्म का मतलब यहाँ पर साझेदारी फर्म से है। किससे है बेटा? साझेदारी फर्म, यानी कि पार्टनरशिप फर्म, जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को भी शामिल किया जाता है। तो अगर कुछ व्यक्ति मिलकर के कोई पार्टनरशिप कारोबार चलाते हैं और उस पार्टनरशिप कारोबार की जो अर्निंग होती है, जो प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट के ऊपर फर्म को एक व्यक्ति विशेष के आधार पर फर्म की इनकम के ऊपर टैक्स देना होता है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म को भी क्या माना गया है? अपने आप में एक सेपरेट पर्सन माना गया है, एक व्यक्ति माना गया है। पांचवें नंबर पर हम बात करें
तो यहाँ पर आता है हमारा एसोसिएशन ऑफ पर्संस, या हम बात करें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसको हिंदी में बोलेंगे हम व्यक्तियों का समुदाय या व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का समुदाय या व्यक्तियों का संघ। यानी कि देखो ये पार्टनरशिप से मिलता जुलता है, लेकिन पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप में पहली बात तो ये है कि पार्टनरशिप हमारी जो होती है वहां पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है, साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। लेकिन एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो है उसके ऊपर हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 यानी कि सहकारी समिति अधिनियम 1912 लागू होता है। दूसरी बात, पार्टनरशिप फर्म जो होती है, तो पार्टनरशिप फर्म में जो उसके मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या हमारी लिमिटेड होती है, मिनिमम 2 मेंबर्स का होना जरूरी होता है, और मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो कंपनी एक्ट हमारा 2013 है, उस कंपनी एक्ट 2013 में पार्टनर्स की मैक्सिमम लिमिट 100 बताई गई है, बट प्रेजेंट में भी एप्लीकेबल हमको 50 ध्यान रखनी है, तो वहां पर एक लिमिट है। लेकिन यहाँ बात करें एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसमें मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। तो आपको इस बात को समझना है कि ये जो है ये एक सहकारी समिति के बेस पर चलाया जाता है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के बेस पर चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत कुछ व्यक्ति मिलकर के अपने निजी हितों के लिए कोई कारोबार करते हैं। अगले प्रकार की हम बात करें यहाँ पर, तो हमारा आता है लोकल अथॉरिटीज, यानी कि स्थानीय निकाय। जैसे हम बात करें नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ये सब क्या है? ये सब हमारी लोकल अथॉरिटीज हैं। तो नगर पालिका, नगर निगम जो ये है, इनकी भी अगर किसी तरह की प्रॉपर्टी से कोई इनकम होती है तो उस इनकम के ऊपर इन्हें भी एक व्यक्ति विशेष के आधार पर क्या देना होता है? टैक्स देना होता है। अच्छा, एक बात और, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये पार्टनरशिप फर्म और ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में तो हमको डिफरेंस समझ में आ गया कि ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन सर क्या ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ये दोनों भी अलग अलग हैं या एक ही बात है? तो बेटा देखिए, समझिए, ये वैसे तो एक ही फॉर्मेट का रूप है, लेकिन हमको समझना है कि जो हमारे जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसकी सेक्शन 231 में हमको जो पर्सन बताए गए हैं तो वो पर्सन 7 कैटेगरी के हैं। कितनी कैटेगरी के हैं? 7, जिनमें से 6 को हम डिस्कस कर चुके हैं, 7 में भी बाकी है, ठीक है। तो अगर ये जो इंडिविजुअल यानी कि नेचुरल पर्सन, प्राकृतिक व्यक्ति, इसके साथ साथ अगर इनमें से कोई और पर्सन भी उस ग्रुप में शामिल है तो उसको कहा जाएगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन। लेकिन यदि कोई मेंबर्स का कोई ग्रुप है, पर्सन्स का कोई ग्रुप है और उस ग्रुप में जितने भी पर्सन है वो पूरे के पूरे क्या है? केवल और केवल इंडिविजुअल हैं, यानी उसमें कोई एचयूएफ इंक्लूड नहीं है, कोई कंपनी फर्म इंक्लूड नहीं है, तो उस कंडीशन में उसको बोला जाएगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल दोनों के बीच में केवल यही डिफरेंस है। नेक्स्ट बात हम जो करते हैं बेटा, तो देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट ने अपने प्रोविजंस को इस तरीके से मेंटेन किया हुआ है कि यहाँ पर टैक्स के दायरे से हर किसी को आसानी से वो बच नहीं सकता। अब हम बात करें जैसे कि कुछ संस्थाएं हमारी ऐसी होती है जो कि ऊपर बताई गई जो 6 कैटेगरीज है उनमें नहीं आती, तो उनको फिर हम ये 7th नंबर की जो कैटेगरी है हमारी उसमें शामिल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, यानी कि इसको बोला जाएगा कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति। मतलब इनको न्याय के आधार पर, न्याय किस आधार का कि भाई इनके ऊपर भी क्या लगना चाहिए? टैक्स लगना चाहिए, तो इनको न्याय के आधार पर कृत्रिम व्यक्ति मान लिया गया है। जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं,
जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कोटा यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो JNU हो, MDS हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी, उन सबको क्या माना जाता है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन माना जाता है और उन्हें भी उनकी इनकम के ऊपर क्या देना होता है बालक? टैक्स देना होता है। तो बेटा इस तरीके से हमको याद रखने हैं कि ये 7 कैटेगरीज के हमारे क्या होते हैं? पर्सन होते हैं। क्यों याद रखने हैं? क्योंकि वैसे भी कोटा यूनिवर्सिटी में छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं और दूसरी बात यह है कि हम इनके सेपरेट चैप्टर भी पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल जो होता है, व्यक्ति जो होता है, जैसे हम लोग जो है प्राकृतिक व्यक्ति, तो उनकी इनकम के ऊपर टैक्स का असेसमेंट किस तरीके से किया जाता है, उनके क्या क्या हमारे प्रोविजंस होते हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसका टैक्स असेसमेंट किस आधार पर किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फर्म, कंपनी, इन सब के सेपरेट सेपरेट असेसमेंट होते हैं। तो उन असेसमेंट्स को समझने के लिए, उन कर निर्धारण की जो व्यवस्थाएं हैं उनको समझने के लिए हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पर्सन कितनी कैटेगरी के होते हैं। चलिए अब हम ये जो मुद्दे हैं इनको सबके लिए एक एक दो एग्जाम्पल लेकर के हम समझते हैं और देखते हैं कि कौन सी बात हमारी किस कैटेगरी में रहेगी। तो देखिए बेटा, हम ये एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी मदद से हम समझते हैं कि किस किस को हमको किस कैटेगरी में रखना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लिया लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यानी किसको बोला जाएगा? क्या? जीवन बीमा निगम। एक दूसरी चीज हम यहां पर लेते हैं, तो दूसरी चीज मैंने ले ली, मान लीजिए क्या? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। क्या ले ली मैंने? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तीसरा मैंने यहां पर ले लिया राजस्थान यूनिवर्सिटी। चौथा मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया और वो मैंने ले लिया रोहन मेहरा। पांचवा मैंने एग्जांपल यहां पर जो लिया तो वो लिया मैंने ABC को ऑपरेटिव सोसाइटी। समझ में आई बात? एक और एग्जांपल हम यहां पर छठा एग्जांपल ले लेते हैं। तो छठा एग्जांपल हमने ले लिया, ये इंडिविजुअल का हो गया, हमारा फर्म का हो गया। एक हम ले लेते हैं राम एंड श्याम ट्रेडर्स। ये हमने कुछ एक एग्जांपल लिए। तो अब हमको ये समझना है कि इनको किस पर्सन की कैटेगरी में हमको रखना चाहिए। देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो जीवन बीमा निगम आ गया। ये निगम क्या है? कंपनी का ही फॉर्मेट है, तो इसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? कंपनी। इसके लिए पर्सन हमारा डिसाइड होगा कौन सा? कंपनी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वर्ड आ गया, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे वो लिमिटेड हो। अगर प्राइवेट लिमिटेड आया तो प्राइवेट कंपनी और ओनली लिमिटेड वर्ड आया तो पब्लिक कंपनी, लेकिन है तो क्या ये? कंपनी। तो इसके लिए पर्सन कौन सा हो जाएगा हमारा? कंपनी। आ गया है राजस्थान यूनिवर्सिटी। अभी 2 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी को हम शामिल करेंगे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति में। रोहन मेहरा यहाँ पर आ गया। रोहन मेहरा कौन है? एक प्राकृतिक व्यक्ति का नाम है, तो इसको किसमें शामिल किया जाएगा? इंडिविजुअल व्यक्ति में इसको शामिल किया जाएगा। आ गया है ABC कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ABC क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब कुछ व्यक्ति मिलकर के इसको चलाते हैं, तो व्यक्ति मिलकर इसको चलाते हैं, तो ये किसमें आ जाएगा? हमारा AOP या BOI, यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में आ जाएगा। राम एंड श्याम ट्रेडर्स। अब राम और श्याम ट्रेडर्स यहाँ पर आया है, तो किसके लिए आया है? एक फर्म के लिए आया है। इसके आगे मेसर्स वर्ड भी हमारा आ सकता है, तो इसको किस में शामिल किया जाएगा? फर्म में शामिल किया जाएगा। तो बेटा इस तरीके से हमें इनको समझना है
कि किस कैटेगरी में हमको इनको रखना है। अभी हम और एग्जांपल की सहायता लें तो देखिए, हमने यहाँ पर मान लेते हैं, हमने यहाँ पर लिया मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है तो 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, इनको किसमें हम इंक्लूड करते हैं, तो ये हमारी चली जाती है किसमें, लोकल अथॉरिटीज, स्थानीय निकाय। तो इस तरीके से बेटा हमको इनको समझना है, पर्सन्स को, सभी को। आपको दे दिया जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली किसमें इंक्लूड किया जाएगा, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑटोमेटिकली आपको पता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अपने आप में क्या है, एक पर्सन है, तो इसको हम वहां पर इंक्लूड करेंगे। तो आइए आपके बात समझ में, इस तरीके से हमको ध्यान रखना है कि पर्सन हमारा किस तरीके से, कौन कौन से पर्सन होते हैं। तो हमने बात की कि 7 प्रकार के पर्सन होते हैं। पहला इंडिविजुअल, जिसमें हम प्राकृतिक व्यक्ति आते हैं। दूसरा हमारा HUF हो जाता है। तीसरा कंपनी है, फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है। हमारी लोकल अथॉरिटी आती है, और जब कोई कहीं नहीं आता तो उसको हम रखते हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने जो बातें डिस्कस की, तो उनमें हमने समझा कि भाई इनकम किस तरह से, कौन कौन सी बातों को हम इनकम में शामिल करते हैं, इनकम को मापने के मापदंड क्या क्या होते हैं, और दूसरी बात हमने समझी कि जो पर्सन है उसकी कैटेगरीज कौन कौन सी है। आगे हम जो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि भाई जो असेसमेंट ईयर होता है, वो असेसमेंट ईयर कौन सा होता है, किस तरीके से निर्धारित किया जाता है। प्रीवियस ईयर क्या होता है, टैक्स की लायबिलिटी का डिसीजन किस तरीके से किया जाता है। एक करदाता यानी कि असेसी कौन होता है, किन किन व्यक्तियों को करदाता माना जाता है, तो इन सब के बारे में हम बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि वो घर बैठे इनक्रेडिबल आश्रम के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी स्टडी को रेगुलर कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच।